और खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12 लाख से तजावज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,720 नए मरीज सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक की बड़ी तादाद है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 4,26,167 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 1129 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 29,861 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से रिकवरी रेट 63.18 है। अब तक 7,82,606 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर ICMR के मुताबिक मुल्क भर में कल 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक 1,50,75,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन में कुर्बानी को लेकर मध्य प्रदेश में जारी तातुल खत्म हो गया है। मुस्लिम रहनुमाओं के सख्त मौक़िफ़ के बाद भोपाल मंत्रालय में वज़ीर दाखिला के साथ शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की मुलाकात के बाद हुकूमत ने कुर्बानी पर अपनी रजामंदी दे दी है। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान बताया कि हुकूमत ने सोशल डिस्टेंस के साथ कुर्बानी की इजाज़त दी है। ज़िला सतह पर कलेक्टर व DIG इसके लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। वज़ीर डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी पर कोई पाबंदी नहीं है, कुर्बानी आप कीजिए, बस ये कि सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी की जाए, भीड़ इकट्ठी ना की जाए और कुर्बानी करने के बाद भी गोश्त बांटने का निज़ाम बना लिया जाए। इसलिए कुर्बानी होगी इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ जिस जगह कुर्बानी होती थी उस तमाम लोग अपना इंतजाम करें, कुर्बानी करें। लोगों के बहकावे में न आए। जनप्रतिनिधियों से भी हम बात कर रहे हैं। मेरी आज शहर काजी से भी बात हुई और धर्मगुरुओं से भी हम बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों से स्वयं बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं। इसलिए कोई भ्रम या भय पैदा न करे। मगरबी बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र हफ्ते में 2 रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। आज लॉकडाउन का पहला दिन है। दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद हैं। लॉकडाउन के दौरान आज से हुई हवाई खदमात का भी आगाज़ हो गया है, लेकिन एयरपोर्ट पर बस और टैक्सियां नदारद हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन अब देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन है। जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है उसमें जाकर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की। इनके पास सही वजह है, ठीक है, इनके पास कोई वजह नहीं है, बेवजह घूम रहे हैं। लॉकडाउन वायलेशन के लिए उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। और बहुत सारे हम लोग अभी देखें कि जितने भी लिखने हैं कोई ना कोई मेडिकल रीजंस हैं जो सही है, उनको जाने दिया जा रहा है। और जो लग रहा है कि डाउट है उसको हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। बंगाल में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। हर दिन 2200 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से रोजाना कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, हुकूमत को भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि वजीर आला ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि हुकूमत न खुदा है और न जादूगर। ऐसे में कोरोना पर रोक कैसे लगे, कोरोना वायरस पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। कर्नाटक के रायचूर जिले के डिप्टी कमिश्नर R वेंकटेश कुमार ने कहा कि रायचूर और सिंधनूर शहर में आम लॉकडाउन तो नहीं रहेगा, बल्कि 9 बजे शब से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू और हर इतवार को संडे लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते बाजारों और दुकानों पर भीड़ इकट्ठा करने, समाजी दूरी अख्तियार न करने और बगैर मास्क के घूमने पर मुतल्लिक़ अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋದ ವಾರ ಭಾನುವಾರ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಸ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಬಸ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ 7 days ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಡೆಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ರೋಡಲ್ ಬಂಡನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತಿಂತಿರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಕತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲೇಸುಗೂರು, ಸಿಂಗನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು 4 ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಎನಿವೆ 14 days ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ.
झारखंड में कोरोना वबा ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। कोरोना मुस्बत की बढ़ती तादाद के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कड़े फैसले लिए हैं। अब रियासत में मास्क लगाने को लाजमी करार दे दिया गया है। इसके खिलाफ वर्जी करने पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने के ताल्लुक से तजवीज़ को रियासती काबिना में मंजूरी दी गई है। ऐसे में रियासती हुकूमत ईद उल अजहा में भी छूट देने के हक में नहीं लगती है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर आलमगीर आलम और कांग्रेस रुकन असम्बली इरफान अंसारी ने अपने तासुरात के जरिए लोगों को ईद उल फितर की तरह ही ईद उल अजहा मनाने का मशवरा दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन का मतलब ये तो नहीं होता है कि मस्जिद में गैदरिंग नमाज पढ़ने का नहीं होता है। जैसे पहले नियम बना हुआ है उसी तरह के नियम के अनुसार ही चलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये चीज़ में जज्बात की जरूरत है। ये पहले तो हमें अपना सुरक्षित रहना होगा। और हमने कहा कि इसके पहले भी ईद उल फितर जो है हम लोग गुजारे हैं और उसी को मानकर हमको चलकर आने वाले जो बकरीद है उसको मनाना पड़ेगा। अभी समय है 31 तक और हम लोग भी मांग करेंगे कि थोड़ा राहत दिया जाए, ताकि त्यौहार तो सबका त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। लेकिन कोविड को लेकर सारी खुशियां तो आप देख ही रहे हैं समाप्त हो गई है। अब तो लोग चाहते हैं कि नहीं हम जिंदा रहें, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सरकार का जो भी निर्णय होगा हम लोगों को स्वागत करना चाहिए और मानना चाहिए। सरकार तो हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, जनता ने बनाया है सरकार को। तो सरकार जो भी निर्णय लेंगे या फैसले लेंगे तो जनता के हित से लेंगे। कोरोना की बीमारी के पेश नज़र बड़े जानवरों की मुश्तरका कुर्बानी से इस साल गुरेज किया जाए। बेंगलुरु में उलमाए कराम ने यह अपील की। मस्जिद मुनव्वरा में मीडिया से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने कहा कि भले ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है लेकिन कोरोना की बीमारी बरकरार है। कर्नाटक के अमीर शरीयत ने पहले ही ये हिदायत जारी की है कि मुसलमान ईद उल अजहा भी सादगी के साथ मनाएं, इनफरादी तौर पर जानवरों की कुर्बानी दें, लेकिन गली मोहल्लों में मुश्तरका कुर्बानी का नज़्म न करें। इस मौके पर उलमा ने कहा कि कुर्बानी के मतलूबा और गैर मतलूबा हिस्सों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से आवाम चौकन्ना और बेदार रहें। इबादत के ऊपर उसका असर पड़ा है कि जैसा हमने देखा कि हमने जुमा जो है घरों में पढ़ा है, ईद की नमाज भी घरों में पढ़ी है, इसी तरह जो है कुर्बानी के ऊपर भी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। बल्कि शहर के मुक़्तदर और मुअक्कर उलमा के मशवरे के बाद आपने ये हिदायत जारी फरमाई। इमारत शरिया की तरफ से बहुत सारी हिदायत वगैरह दी गई कि कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी का नाम लेकर जो है और गैर मतलूबा के नाम से जो बड़े जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ हम लोग जो है तकरीबन 15-20 दिन से जो है तहरीक चला रहे हैं। इस तरीके से गैर मतलूबा बोलकर कहते हैं कि बिहार में 1200 रुपये, उड़ीसा में 2000 रुपये। अगर से करना है तो वो अपने स्टेट में वहाँ के लोग करेंगे। तो यहाँ पर कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर बिहार के अंदर कुर्बानी देने की ज़रूरत क्या है? उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए ईद उल अजहा के लिए जारी की गई गाइडलाइंस पर कानपुर के शहर काजी आलम रजा नूरी ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए हुकूमत के फैसले पर रजामंदी ज़ाहिर की। लेकिन ईद उल अजहा के दिन पड़ने वाले लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि इस पर ज़िला इंतज़ामिया के साथ होने वाली मीटिंग में बात की जाएगी। बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है जिस पे सभी को अमल करना है। हमारे साथ शहर काजी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि जो गाइडलाइन आई है उस पर उनका क्या कहना है। काजी साहब, सरकार की गाइडलाइन आई है कि किस तरह से त्यौहार होगा, सामूहिक नमाज नहीं होगी, खुले में कुर्बानी नहीं होगी और कई सारी बातें हैं, तो आपको वो मालूम है, तो क्या कहना है जो गाइडलाइन है उस पर आपका कहना है? सरकार की जो गाइडलाइंस आई है बकरीद के सिलसिले में, इस सिलसिले में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम पूरी तरीके से अमल करेंगे। अलबत्ता उन दिनों में कुर्बानी का वक्त है, इसलिए कुर्बानी करना लाजिम है। कुर्बानी हम उसी अंदाज में करेंगे कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो और मास्क लगा कर के जो है काम किया जाए। इसके साथ ही साथ जो है कोई ऐसी चीज़ जो है सड़कों पर न फेंकी जाए कि जिसकी वजह से गंदगी फैले और बीमारी बढ़े। इसी तरीके से जो है जहाँ पे भी कुर्बानी की जाए उसको पूरी तरीके से ढक करके किया जाए और
कोई खुली जगह पर कुर्बानी कतई तौर पर न की जाए। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की जो गाइडलाइंस आई है हम उस पर पूरी तरीके से अमल भी करेंगे और हम अपनी कुर्बानी का त्यौहार भी मनाएंगे। कई साहब एक चीज़ और कि अब 1 तारीख को बकरीद है और उत्तर प्रदेश में उस दिन लॉकडाउन है, यानी शनिवार का दिन पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं, क्या दुश्वारियां आ सकती हैं या कैसे क्या होगा? हाँ, शनिचर इतवार को चूँकि जो है वो जो है लॉकडाउन लगा दिया है, इसको लेकर के तशवीश ज़रूर है, लेकिन इंतज़ामिया से हमारी मीटिंग होने वाली है और हम उसमें ये पूरी तरीके से मुतालबा करेंगे कि पहली, दूसरी और तीसरी 3 दिन जो है वो कुर्बानियों का सिलसिला रहता है। इन दिनों में लॉकडाउन ना लगाया जाए ताकि कुर्बानी करने वाले और गोश्त को तकसीम करने वालों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और पूरी तरीके से जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग जो है कुर्बानी भी आसानी के साथ कर सकें। इसलिए उन दिनों के में जो है लॉकडाउन कतई ना लगाया जाए। तो जिस तरह से देखा, शहर काजी साहब का साफ तौर से कहना है कि जल्द ही प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग है और वो मुतालबा करेंगे कि लॉकडाउन में छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग गाइडलाइंस का पालन करें और उसी के साथ ही त्यौहार मनाएं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 4 अगस्त तक मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई, तो अगले दिन से तमाम इबादतगाहों को अपने तौर पर खोल दिया जाएगा। इस तरह का इंतबाह मजहबी रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत को दिया गया। इसी सिलसिले में लोक विकास परिषद के बैनर तले मजहबी शख्सियात के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर के तवस्सुत से वज़ीर आला को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें फौरी तमाम इबादतगाहों को खोलने का मुतालबा किया गया। इस नुमाइंदा वफ्द में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध समाज के मजहबी रहनुमा शामिल थे। आज हमने जिलाधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री साहब को एक निवेदन दिया है कि ये भारत देश जो है तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो है रहते हैं और सबकी जो है ईश्वर पे आस्था है, इसलिए सभी धर्मों के धार्मिक स्थल को तुरंत खोला जाए। वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या फिर बुद्ध विहार हो, सारे धार्मिक चीज़ों को तुरंत खोला जाए। वरना लोक विकास परिषद 4 तारीख तक का इनको टाइम देती है और 5 तारीख को लोक विकास परिषद अपने तरीके से आंदोलन करके हमारे धार्मिक धर्मघरों को हम खुद खोलेंगे। सब लोग भगवान को मानने वाले, वो मौलाना जी हो गए, बुद्ध विहार वाले हो गए या मंदिर वाले, यहाँ पे आप कोई भी आदमी रहता तो दुआ से ही वो बचता है। दुआ करने के लिए भगवान का मंदिर खोलना भी ज़रूरी है। बुद्ध विहार भी हमारे लोग उपोषित करते, उसमें जो मांगते हैं मुफ्त में तो भगवान भी नहीं देता, उसके लिए अपने को कुछ प्रेयर करना चाहिए, इसलिए खोलना चाहिए। निवेदन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस आए हैं, तो हमारा कहना यही है कि शराब का दुकान खुल गया, पूरा मार्केट खुल गया, खाली भगवान का मंदिर बंद है। हमारी उतनी मांग है कि हमें खाली मंदिर खुलना चाहिए, मस्जिद खुलना चाहिए, गुरुद्वारा खुलना चाहिए, बौद्ध विहार खुलना चाहिए। हमारा जो धार्मिक स्थल है वो खुलना चाहिए। उसी के लिए हमने 4 अगस्त तक टाइम दिया है। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है इसको, तो हम 5 तारीख से हमारा जो नित्य नियम है वो चालू कर देंगे। अपना किराना दुकान, जनरल स्टोर, ये सब शॉप खोलने के लिए आप नोटिस रख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं खोलने के लिए नोटिस रख रहे हैं कि आपका मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद या कोई भी है, इसका निर्णय लेके आए थे हम मौलाना के थ्रू कि हमें गुरुद्वारा, मस्जिद ये वो खोलना चाहिए, बोल के हम 4 तारीख तक टाइम दिया है। कर्नाटक के विजयवाड़ा में वाक़े एक इलाके में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाली एक नर्स को मकामी लोगों ने अपने ही घर में दाखिले से रोक दिया। मकामी अफराद खातून को कोरोना सेंटर में खिदमत अंजाम देने पर बस्ती में दाखिले से रोक रहे हैं। खातून का कहना है कि इस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ना गुनाह है। होना तो ये था कि पड़ोसी इस बहादुर खातून की हौसला अफजाई कर दी, जबकि यहाँ पर मामला एकदम उल्टा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मदाखलत करते हुए खातून को घर में दाखिल कराया। ये वाक़या तेलंगाना के विजयवाड़ा का है। శ్రీలంకలో ఏఎన్ఎంగా చేస్తున్నానండి. ఏఎన్ఎంగా చేసిన పాపానికి రోజు వర్షంలో కూర్చోబెట్టారండి. నా ఇంట్లోకి నన్ను రానివ్వట్లేదండి. మా హస్బెండ్కి పాజిటివ్ వచ్చిందండి. పాజిటివ్ వస్తే ఆయన హోమ్ క్వారంటైన్ తెచ్చారండి. హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండటానికి వీల్లేదని చెప్పి అంటే ఆయన బొమ్మరు పంపించేశానండి.
ఇప్పుడు నన్ను కూడా ఇంటికి రానివ్వట్లేదండి. ఇది మా సొంత ఇల్లండి. ఇందులో కూడా నన్ను రానివ్వట్లేదండి. ఇందులో కూడా రావడానికి వీల్లేదని చెప్పి వీధిలో అందరూ నా మీద దౌర్జన్యం చేస్తున్నారండి. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నానండి. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోమంటారు నన్ను? ఎక్కడికి వెళ్ళిపోమంటారు నన్ను? ఎక్కడ ఉండమంటారు నన్ను? రాత్రి బయటకు వచ్చేసాను నేను. రాత్రి బయటకు వచ్చేసాను మేడ పట్టుకొని. नाज़रीन, आपको बता दें ये वाक़या तेलंगाना आंध्र के विजयवाड़ा का है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सलाहियत सहूलत की मोहताज नहीं होती है। इंदौर की रईसा अंसारी जो अपने किफ़ालत के लिए इंदौर में सब्ज़ी फरोश करने का काम करती है, जबकि महकमे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान कोरोना कहर के नाम पर सब्ज़ी फरोशों को हटाने के लिए गई और रईसा अंसारी ने उनसे अंग्रेज़ी ज़बान में बात की तो उनके होश उड़ गए। रईसा अंसारी मटेरियल साइंस में PhD की डिग्री हासिल करके सब्ज़ी फरोश करने का काम करती है। आप भी सुनिए रईसा अंसारी की बातचीत। Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will add to our family? How it is possible? We are not selling fruits. We are not selling vegetables. Then how we will survive our families? How we will give our children? What? हम जहर खा लें या मर जाए या कलेक्टर के घर पे जाके मर जाए या मोदी के यहाँ जाके मर जाए या इस नगर निगम के गले पड़ जाए? किसके गले पड़े? किसके गले पड़े? ये मंडी आज से नहीं है, हमारी 6 से 7 पीढ़ी जा चुकी है। Here we are from the heritage family. We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. मेरठ के नूरनगर इलाके के बाशिंदों ने अपने मकानों को फरोख्त करके इलाके से नकल मकानी करने का फैसला कर लिया है और इसकी वजह हुक्मरान से लेकर सरकारी महकमों की लापरवाही है। मेरठ शहर के नूरनगर इलाके के बाशिंदे इलाके में खस्ता हाल सड़कों और गलियों में बरसात और घर का पानी भर जाने से परेशान है। खासतौर पर बरसात के मौसम में तो यहाँ की सड़कें तालाब बन जाती हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है। इस इलाके के लोग अब सरकारी महकमों के चक्कर काट कर थक चुके हैं और अपने मकानों को फरोख्त करके नकल मकानी के लिए तैयार हैं। मकान फरोख्त करने के लिए इन लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान फरोख्त का पोस्टर भी चस्पा कर दिया। के नूरनगर के इलाके में इस तरह के पोस्टर अब घरों घरों में लगा दिए गए हैं और ये वजह ये है कि जो नगर निगम है उसकी लापरवाही से ये लोग इतना परेशान हैं कि हर साल बरसात के मौसम में ये हाल इस जगह का हो जाता है। ये कॉलोनी है नूरनगर की, इसी से लगा हुआ श्यामनगर का इलाका है, लिसाड़ी रोड है और तकरीबन ये सारे इलाके जो हैं ये नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, इलाके में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे डेवलपमेंट का उस तरह से कोई काम नहीं हो पाया है जैसा कि और दूसरे शहर के इलाकों में होता है। लगातार 20 साल से ये डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे गुहार लगाते रहे हैं, अपनी पुकार नगर निगम के ऑफिस तक, मेयर ऑफिस तक पहुँचाते रहे हैं, लेकिन इस कॉलोनी का आप हाल देखिए कि अभी बरसात में शुरुआत के साथ ही ये हाल इस कॉलोनी का हो गया है। यहाँ के लोग भी परेशान हैं इस वजह से कि ये कितनी बार एप्लीकेशंस लेकर जाएं, कितनी बार हम खबर भी दिखा चुके इन इलाकों की, लेकिन इनका हाल जो है वो बदल नहीं रहा है इस वजह से क्योंकि यहाँ के जो अफसरान हैं, यहाँ के जो नेता हैं, जो लोकल कॉरपोरेटर हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसी तरह से ये इस इलाके में जीने को मजबूर हैं। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। क्या आप लोगों की परेशानी है? कब से आप ये अपनी परेशानी को लेकर अफसरान के पास जा रहे हैं और क्या आपको जो है वो आश्वासन मिलता है? सर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तनवीर अहमद मेरा नाम है। ये हमारा जो इलाका है नूरनगर में आता है। हम मेरठ शहर में रह रहे हैं, तकरीबन 3 साल हमें हो गए धक्के खाते हुए। मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी हमने एप्लीकेशनें भेजी है, सांसद साहब के पास भी हम गए हैं, विधायक साहब के पास भी हम गए हैं। वैसे सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ हम इतने मजबूर हैं कि हमारा घर कोई भी खरीद ले और हम यहाँ से चले जाएं। कहने को तो मेरठ शहर है, इससे बढ़िया तो गांव है। गांव जाके देख लो, गांव में रास्ते भी हैं, पानी का निकाल भी है। यहाँ कुछ नहीं है, कहने के लिए मेरठ शहर है ये। हमें तकरीबन 3 साल हो गए हैं। कमिश्नर साहब के पास भी हम चले गए, नगर आयुक्त साहब के पास भी हम चले गए और कल भी कुछ अधिकारी आए हुए थे। 3 साल से हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं।
कि पैसे आएंगे, सारा प्रोजेक्ट तैयार है, तुम्हारा ऑर्डर हो चुका है, रास्ते तुम्हारे पास हो चुके हैं, फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ अधिकारी आते हैं और इनको नाप के और एस्टीमेट बना के चले जाते हैं। लेकिन 3 साल से आज तक उनके पास पैसे नहीं आए हैं, ना रास्ता बनाने के लिए ना नाले बनाने के लिए। सारा आज तक इस गवर्नमेंट ने हमारी कॉलोनी में कोई भी कार्य नहीं कराया। अभी जो बरसात हुई, क्या हाल हो गया आपके इलाके का? और जब ये बारिश होती है यहाँ पे तो लगभग 2.5 से 3 फीट पानी यहाँ भरा रहता है और उस पानी भरे रहने से यहाँ बीमारी तक पनप गई है। बच्चे बीमार हो गए हैं, बच्चे स्कूल या ट्यूशन जाने से कपड़े खराब होते हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि अब यहाँ पे जीना मुहाल हो गया और अब हमारे पास यही चारा बचा है कि अब यहाँ से हम कोई मकान ले ले और हम बेच देंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहा गया है और अभी कितना कार्रवाई की है नगर निगम ने? सर नू कहते हैं कि हो जाएगा। मेरा 2004 से बहना वहाँ मेरा यहाँ 2004 से मैं रह रहा हूँ और कई बार हम जा चुके हैं, कभी महीने में कभी 2 महीने में झूठा आश्वासन दिया जाता, कोई काम नहीं होता यहाँ। हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, हम होल टैक्स भी दे रहे हैं, हम पर रसीद हैं हर चीज़ की। अच्छा जी, और पानी घरों में हमने गड्ढे बना रखे, बाहर आता बिना बरसात के भी हम उसे लोचते हैं अलग अलग रास्ते में। बिल्कुल भी झूठा आश्वासन दिया है। कल आए थे यहाँ अधिकारी, थोड़ा पानी निकलवा के वापस चले गए यहाँ से। हम रोड़ा डलवा देंगे। ना तो हमारी ईद बनेगी ना बकरीद मिलेंगी। अच्छा जी, ना हमारा काम चल रहा है कोई भी। इस गारे को देख कर बिल्कुल बहुत परेशान है हम लोग। यहाँ पर जो इश्तेहार लगाए गए मकान बेचने के, ये बेवजह नहीं है, बल्कि इसकी एक पुख्ता वजह यह है कि यहाँ लोग रहना नहीं चाहते। यहाँ के लोग जो हैं परेशान हो गए हैं इन परेशानियों से, जो कि उनको 3-4 साल से कहते हुए भी नहीं पूरी की जा रही। और सिर्फ अधिकारी जो हैं उनका एक रटा रटाया जवाब होता है कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही हम वहाँ पर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। लेकिन जब तक ज़मीनी तौर पर यहाँ पर आकर काम नहीं किया जाता, यहाँ के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता और नगर निगम यहाँ पर बाकायदा जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगाता, तो ये हालात आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे और हर बरसात में इसी तरह से यहाँ के लोग परेशान रहेंगे। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि शहरियत हासिल करने के लिए मजहब की तब्दीली हो रही है। IB रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के मुसलमानों ने ईसाई मजहब इख्तियार किया है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू ने जायजा लिया है। सुरक्षा एजेंसियों की इस रिपोर्ट को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। ऐसे में पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जब CAA के तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन देंगे तो हर व्यक्ति की बाकायदा सुरक्षा जांच की जाएगी और सुरक्षा जांच ठीक होने के बाद ही उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। औरंगाबाद से MIM के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि अगर वज़ीर आज़म 5 अगस्त को शिलान्यास के लिए अयोध्या जा सकते हैं तो मुसलमान ईद क्यों नहीं मना सकते। MIM MP ने इंतबा दिया कि अगर वज़ीर आज़म ने अयोध्या में शिलान्यास किया तो मुसलमान भी ईद के दिन कुर्बानी करेंगे और ईदगाह में नमाज अदा करेंगे। ये जितने भी त्योहारों के ताल्लुक से आप निर्बंध डाल रहे हैं, आप कंडीशंस डाल रहे हैं, क्या वो सिर्फ लोगों के लिए है और देश के वज़ीर आज़म के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है? वरना क्या वजह है कि 5 तारीख के दिन वो शिलान्यास करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं? उनके प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी, हम भी आपको कहना चाहते हैं, हम भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमको भी नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। आप अयोध्या अपनी मंदिर जाए तो वो जायज़ है, हम अपने पड़ोस की मस्जिद में 25 लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहे तो वो गैर कानूनी हो गया है। ये कहाँ का इंसाफ है मोदी जी? अजीम मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद की 114वीं यौम पैदाइश के मौके पर इलाहाबाद के कंपनी बाग में उनको जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर बाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ तंजीमों ने इनको खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर CAA और NRC मुखालिफ तहरीक के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद की रिहाई का मुतालबा किया गया। बाएँ बाजू की तंजीमों ने डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए हुकूमत से उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया है। RSS भाजपा सरकार जब से भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आई है, ये मुस्लिम दलित पे दमनकारी रवैया अपनाया हुआ है। और ख़ास बात है कि जो प्रगतिशील लोग हैं, जो गरीबों को आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं, उन लोगों को निशाना बना करके
फर्जी मुकदमे लिख करके NSA लगा के वो जेल में डाल रही है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।